स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह, मेरे साथ है आसिम। हम बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट को लेकर एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें आपको बता दें कि ये फैसला 17 साल बाद आया है और सभी के सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये सभी के सभी 7 आरोपी बरी कैसे हुए, क्या लूप होल्स थे, ये तमाम ऐसे पहलू पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जब ये ब्लास्ट हुआ था उसमें 101 जख्मी हुए थे, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, जिसे लेकर कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि इन्हें कंपनसेट किया जाएगा 2 लाख रुपए से, जिनकी मृत्यु हुई थी, और जो लोग इसमें जख्मी हुए थे उन्हें 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब बात करते हैं, जैसे कि एनआईए कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो कहीं ना कहीं एनआईए ने जो जांच का उनका पैतरा था और जो भी उन्होंने सबूत दिए, कहीं ना कहीं वो कमी थी, तभी ये फैसला आया होगा। देखिए अश्विनी, 29 सितंबर 2008 ये वो तारीख थी जब मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट होता है। रमजान से पहले के उसके आसपास का टाइम था। 6 लोगों की मौत होती है, 101 लोग घायल होते हैं, जिनमें फरहीन उर्फ शगुफ्ता शेख, मुश्ताक यूसुफ, शेख रफीक, मुस्तफ़ा, इरफान, ज़ियाउल्लाह खान, सैयद अजहर, सैयद निसार, हारून, शाह मोहम्मद, ये लोग शामिल थे जिनकी डेथ होती है। लेकिन इन लोगों को 2008 में पूरा हुआ, 17 साल लगे। लेकिन अब जाके ये फैसला आता है कि जो आरोपी जिन लोगों को बनाया गया था, 17 साल तक जिनको लोग मान रहे थे कि इनका शायद इस केस में कहीं ना कहीं कनेक्शन है, हो सकता है इन लोगों ने धमाके कराए हों, एक पूरा सिनेरियो अलग बना हुआ था, एक कहानी अलग बनी हुई थी, एक तस्वीर अलग बनी हुई थी। लेकिन अब 17 साल बाद पता चलता है कि भाई 17 साल से जिन लोगों को ये माना जा रहा था कि वो आरोपी हैं, उन लोगों ने पूरा एक काम किया है। अदालत बोलती है कि इन लोगों का इस चीज़ में कोई रोल ही नहीं था। प्रज्ञा ठाकुर, प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकार, समीर कुलकर्णी, सुधार चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, ये वो लोग हैं जिन लोगों को आरोपी इस केस में बनाया गया था। लेकिन सबसे जो अपडेट वाली चीज़ है, जो सबसे समझने वाली चीज़ है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उस फैसले में कोर्ट ने क्या कहा है और क्या बोलकर इन लोगों को बरी किया गया है इस केस में। तो दोस्तों, आपको बता दूं, मालेगांव धमाके मामले में जो विशेष एनआईए कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, साथ ही साथ क्योंकि कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत नहीं देता। फैसले में कहा गया कि मरहूमों के रिश्तेदारों को, जैसे अश्विन ने बताया, 2 लाख और घायलों को 50,000 देने की बात आई। कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी करा। कोर्ट ने माना कि यह घटना समाज के खिलाफ एक गंभीर अपराध थी, लेकिन कानून में सजा देने के लिए सिर्फ नैतिक आधार नहीं, मजबूत सबूत जरूरी होते हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई विश्वसनीय और पुख्ता सबूत नहीं मिला, इसलिए सभी को बरी किया जाता है। पुलिस अगर चाहे तो वांटेड अपराधियों के खिलाफ अलग चार्जशीट दाखिल कर सकती है। साथ ही साथ कोर्ट ने साफ कहा कि प्रोसिक्यूशन कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं दे पाया है जिससे कानूनी रूप से सही माना जा सके। जिन गवाहों पर भरोसा किया गया उनकी गवाही भी कमजोर निकली। सिर्फ कहानी या सोच बना लेना काफी नहीं होता, सजा के लिए पक्के सबूत चाहिए होते हैं। अदालत सबूतों पर भरोसा करने में असमर्थ है। गंभीर संदेह है, लेकिन केवल संदेह के आधार पर प्रोसिक्यूशन मामले को आगे नहीं बढ़ा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मकूका कानून को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया था, इसलिए इसे केस से हटा दिया गया। यूएपीए कानून लगाने की जो मंजूरी गृह विभाग ने दी थी, वो बिना ठीक से जांचे समझे दी गई। देखिए, कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बात जो बहुत अच्छी बोली, वो ये बोली कि अहम गवाहों ने प्रोसिक्यूशन का समर्थन नहीं किया। प्रोसिक्यूशन षड्यंत्र रचने की बैठकों को साबित करने में विफल रहा। मतलब इस केस में जो बरी किया गया है, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि सबूतों के अभाव में इन लोगों को बरी किया है, क्योंकि वो सबूत ही मौजूद नहीं है। ऐसे जैसे कोर्ट ने साफ कहा कि जो जांच का दायरा था, जहां धमाका हुआ वहां की बैरिकेटिंग नहीं थी। जो बाइक के ऊपर कहा जा रहा था कि एलएमएल बाइक है फ्रीडम, उसमें बम लगा के धमाका किया गया, उस बाइक के चेसिस नंबर ही नहीं पूरी तरीके से हो पाए रिकवर। साथ ही साथ पहले ये अलग उसके इसमें बाइक का जिक्र हो रहा था, फिर पता चलता है कि वो बाइक जो है गुजरात के एक नंबर की थी और वो प्रज्ञा ठाकुर के नाम है। मतलब बेसिकली इन सारी चीज़ों में जो चीज़ें बोली गई हैं और जो चीज़ें 17 साल से कहानी बनकर दुनिया को बताई गई थी, वो सबूत ही पेश नहीं हो पाए हैं, वो चीजें पता ही नहीं चल पाई हैं। अदालत ने यह भी कहा कि स्पॉट पंचनामा में खामियां थी, डम डेटा उपलब्ध नहीं था, घटनास्थल की बैरिकेटिंग नहीं की गई थी, इसलिए कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। वाहन के चेसिस नंबर को मिटा दिया गया था और दोबारा रिस्टोर नहीं किया गया, इसलिए कोई ठोस सबूत नहीं है। वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा की ही थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ मेडिकल प्रमाण पत्र अवैध चिकित्सकों की ओर से जारी किए गए, जिन्हें साबित किया जाना जरूरी है।
कोई सबूत उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि जो पुरोहित हैं वो आरडीएक्स लाए थे या बम असेंबल किया था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि बम वाली मोटरसाइकिल किसने खड़ी की, जबकि इलाका रमजान के चलते पहले से सील किया गया था। घटना के बाद हालात में पत्थरबाजी किसने की, नुकसान किसने पहुंचाया, पुलिस की बंदूक छीनने की घटनाएं, इन सभी पर स्पष्ट सबूत नहीं है। स्पेशल जज लाहौटी ने फैसला सुनाते हुए यह भी कहा, कुछ आरोप अदालत द्वारा खारिज किए गए हैं जबकि कुछ स्वीकार किए गए हैं। अश्विनी, अगर आप पूरा जो अभी डिटेल जजमेंट तो नहीं आया, लेकिन जितनी भी वहां से खबर निकल के सामने आई है कोर्ट रूम से, जितनी भी बातें जज ने बोली फैसला सुनाते हुए, उनमें क्लियर कट ये सारी बातें बोली कि सबूत ही नहीं है। तो बिना सबूत के 17 साल तक इन लोगों को सिर्फ एक मुलजिम के तौर पे प्रोजेक्ट किया गया था। जैसे कि बता दो कि ये मामला 2008 का है। आप सोचिए 29 सितंबर साल 2008 की ये बात हो रही है, आज 17 साल बीत गए हैं। ऐसे में बहुत बेसिक जो चीज़ें होती है, कहीं भी अगर कोई क्राइम स्पॉट होता है या क्राइम वहाँ पर अकर्ड होता है, तो ऐसे में पहला सीन ये होता है कि क्राइम सीन जो है उसे बैरिकेड किया जाए, वहां पर किसी का भी आना जाना ना हो सके। जैसे कि एक सबसे बड़ा केस आरुषि मर्डर केस का मैं जिक्र करूंगी। इस केस में भी ऐसी लापरवाही देखी गई थी यूपी पुलिस की तरफ से। सेम केस अगर हम इसकी बात करें मालेगांव ब्लास्ट की, तो वहां पर भी ये देखा गया था कि वहां पर जो एरिया था, क्राइम स्पॉट था, वो कंटामिनेटेड था, जो कि कोर्ट ने ये चीजें अपने अभी शुरुआती जांच में जो उन्होंने जो फैसला दिया है उसमें ये मेंशन किया है कि जो पंचनामा हुआ, क्राइम सीन जो था उसे बैरिकेड नहीं किया गया था, लोगों का आना जाना था, जिसकी वजह से जो फॉरेंसिक टीम थी उनकी जांच रिपोर्ट भी पूरी तरह से शामिल नहीं की गई। यही सब चीजें दायरा वहां पर मौजूद किया गया था। अब बात करते हैं कि अगर पंचनामा किया गया था तो ऐसे में वहां पर कुछ लोग मौजूद रहे होंगे जो ये बताए होंगे कि उन्होंने अपने आंखों देखी क्या कुछ देखा था। तो ये भी बड़ा फेल्यूर पुलिस के सामने है, जिस तरह से अभी कोर्ट ने फैसला दिया और इसमें कहा कि वहां पर पंचनामा भी फेल्यूर है। जो इन्होंने क्राइम सीन जो था वो भी कंटामिनेटेड है, और जो भी जांच के मतलब आर्टिकल्स मिले हैं वो भी कहीं ना कहीं कंटामिनेशन की बात सामने आ रही है। अश्विनी, जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी वो स्थानीय पुलिस ने करी थी, और स्थानीय पुलिस ने उस एफआईआर में जो ये पूरा केस था, बाद में इस केस को एंटी टेररिज्म स्क्वाड को सौंप दिया गया था। मतलब जो लोकल पुलिस ने पहले केस दर्ज किया, बाद में एटीएस को सौंप दिया गया। तो एटीएस ने उस टाइम पे दावा किया कि अभिनव भारत नाम का संगठन 2003 से एक संगठित अपराध गिरोह की तरह काम कर रहा था। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित उपाध्याय समेत कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया था। और सबसे पहला जो सुराग उस टाइम पे मिला था वो ये कहा गया कि एक एलएमएल फ्रीडम मोटरसाइकिल है, उससे जिसका नंबर MH15P4572 निकला था, और इसके इंजन का चेसिस नंबर से छेड़छाड़ की गई थी। फॉरेंसिक जांच के बाद इसका असली नंबर पता चलता है कि GJ05BR1920, और जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इसके बाद 23 अक्टूबर 2008 को प्रज्ञा ठाकुर, शिव नारायण कलसांगारा और श्याम भंवरलाल शाहू को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 2008 तक 11 और गिरफ्तारियां हो चुकी थी। मकोका लगा। मकोका के बाद इस सारी चीज में जो साजिश और आरोपों का एक दौर शुरू होता है। प्रोसिक्यूशन ने कहा था कि कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स कश्मीर से लाकर महाराष्ट्र में अपने घर में छिपाया। फिर बम जो था सुधाकर चतुर्वेदी ने के देवलाली छावनी क्षेत्र स्थित घर में तैयार किया गया। फिर एटीएस ने दावा किया कि मोटरसाइकिल बम प्रवीण रामजी और संदीप डांगे ने लगाया था, और ये सभी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत काम कर रहे थे। उसके बाद मालेगांव, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, उसको कथित तौर पर रमजान से ठीक पहले सांप्रदायिक अशांति पैदा करने के लिए चुना गया। जनवरी 2009 में पहली चार्जशीट जब दाखिल की गई थी, जिसमें 11 आरोपी और 3 वांटेड थे। इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में सुधारधर द्विवेदी के लैपटॉप की रिकॉर्डिंग, वॉइस सैंपल आदि शामिल थे। फिर फरवरी 2011 में फरवरी 2011 में जो है टकल्ली की गिरफ्तारी के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई। फिर जांच के अनुसार साजिश की शुरुआत जनवरी 2008 में फरीदाबाद, भोपाल और नासिक में हुई बैठकों से हुई थी, जहां एक हिंदू राष्ट्रीय आर्यवर्त बनाने की योजना बनाई गई थी, जिसमें उनका खुद का संविधान और झंडा होना था। लेकिन दोस्तों, ये सारी वो बातें हैं जो उस टाइम पे कही गई, लेकिन जब फैसले का दिन आया तो कोई भी सबूत मौजूद ही नहीं।
फिलहाल आपको बता दें कि इस फैसले को लेकर जो भी पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि वो हायर कोर्ट में अपील करेंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इसके साथ ही तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे पॉलिटिकल हम बात कर ले, चाहे पीड़ित परिवार की ओर से। और हालांकि पीड़ित परिवार जो है वो इस फैसले का किसी भी सूरत में वो स्वागत नहीं करते, क्योंकि उनका कहना है कि अगर एटीएस चीफ उस वक्त के हेमंत करकरे रहे होते तो आज ये केस का जो फैसला था हो सकता है दूसरा कुछ हमें देखने मिलता। हालांकि उनका ये कहना था कि इस केस को अगर इस हाल तक पहुंचाए थे तो वो हेमंत करकरे ही थे, लेकिन अब वो नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें ये भुगतान भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इस केस में इतना ही। आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।